वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट सितंबर 2015 का साइंस पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक की सीरीज़ जो हमने डिटेल में करी थी, साथ में पेडागोजी, वो सारी सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। देखिए, आप वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सबको ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सीटेट सितंबर 2015 का साइंस पेपर। पहला क्वेश्चन है, अनीता प्रिपेयर्ड अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए, NaOH का उसने सॉल्यूशन बनाया जो कि आपका क्या होगा, क्षारक होगा, बेस होगा। उसमें उसने क्या करा, शी ड्रॉप्ड अ स्मॉल पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट। उसमें उसने एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। और एल्युमिनियम आपका मेटल है, धातु है। जब मेटल की रिएक्शन क्षार के साथ, बेस के साथ होती है, तो ये हमने बहुत बार देखा है, एक पॉप की साउंड उत्पन्न होती है। और वो पॉप की साउंड कौन सी होती है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। जब उसने एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, तो उसके बाद उसने क्या करा, देन बॉट अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो माचिस की जलती हुई तिल्ली को परख नली के मुंह के पास लाती है और उससे उसको पॉप साउंड की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमें बताना है, ये पॉप साउंड किसका इंडिकेशन करती है, पॉप की आवाज़ किसका संकेत करती है। जब मेटल को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब धातु को क्षार या अम्ल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो आपकी जो पॉप की साउंड होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है, H2 की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपके पास दो परख नली हैं, एक ए है और एक आप बी है। टेस्ट ट्यूब ए कंटेना पेस्ट ऑफ टर्मरिक, इसमें हल्दी का पेस्ट भरा हुआ है। और टेस्ट ट्यूब बी कंटेना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन, दूसरे परख नली बी में आपका फिनोफ्थलीन का जलीय विलयन भरा हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब बी में फिनोफ्थलीन है। अब ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दीज टेस्ट ट्यूब द कंटेंट ऑफ। अब इन दोनों ही परख नली में एसिड डाला गया, और कौन सा एसिड डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है। उनकी कुछ बूंदे डालने पर हमें बताना है ये जो पदार्थ हमारे दोनों ट्यूब्स के अंदर भरे हैं वो कैसे प्रतीत होंगे। देखिए, हमने पढ़ा है जब टर्मरिक को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अम्ल के साथ जब हल्दी रिएक्ट करती है, तो कोई वहाँ पर कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हल्दी का कलर है येलो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, वो पीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, टर्मरिक बेस क्षारक के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पर लाल रंग देती है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। सेम ऐसे ही फिनोफ्थलीन भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये भी हमने पढ़ा है, फिनोफ्थलीन भी खाली बेस के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ उसका कलर पिंक कर देता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। ए वुड रिमेन येलो, ए जो है वो पीला ही रहेगा, जबकि बी जो है वो रंगहीन रहेगा, वी वुड रिमेन कलरलेस। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस व्हेन वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा, तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंज, कणों की दूरी में बदलाव होगा, क्योंकि आपको ये पता है जो सॉलिड होता है, जो आपका ठोस होता है, उसमें जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है, जब द्रव होता है, तो उसमें जो कण होते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, तो दूरी वहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन जब गैस में जाता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं, तो वहाँ पर कणों की दूरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही परिवर्तन होगा, जब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे, जब हम जल से गैसीय फॉर्म में जाएंगे, तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए में जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों से हमें करना है। देखिए, जो लैक्टोबैसिलस है, इसको हमने बहुत बार पढ़ा है, ये दही के अंदर होता है। तो कर्ड फॉर्मेशन, दही के जमने में लैक्टोबैसिलस होता है। तो फर्स्ट का तो डी हो जाएगा, और ऐसा हमारे दो ही ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए, जो प्रोटोजोअन है ना, वो मलेरिया से होता है, ये मैंने पहले भी बताया। मलेरिया किससे होता है, याद रखिए, प्रोटोजोआ से होता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार बना है।
है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो याद रखिए ना ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ना ये वायरस की वजह से होता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो सेकंड का आपका सी हो जाएगा और ऐसा हमारा पहले ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी राइजोबियम आपका नाइट्रोजन के फिक्सेशन में होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी होता है। और ये क्वेश्चन भी सीटेट में बार बार बनता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया होता है। और ये राइजोबियम जो है ना, ये एक बैक्टीरिया है, तो याद रखिए राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। और वायरस जो है वो किसके कारण होता है, वायरस की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। एड्स की बीमारी जो है वो विषाणु की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसी का मिलान इसके साथ सही फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, जो कि आपका 1.5 लाख होता है। और पेट्रोल और डीजल का तो बराबर होता है 45,000। और जो कोल होता है आपका, कोयला होता है, इसका काफ़ी कम होता है, इसका 25 से 33,000 के बीच में होगा। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि मिनिमम किसका होगा, तो आप कोयला देते आंसर, कोल देते। यहाँ पर हाईएस्ट पूछा है तो वो आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑल लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सभी रंगों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ये बात सही है, क्योंकि सभी लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सन की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट होता है। इससे मैटर नहीं करता कि पत्ती का कलर कैसा है, ज़रूरी नहीं है कि जो पत्ती है, जो लीफ है, वो आपकी ग्रीन ही कलर की हो, ब्राउन भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है। उन सभी में क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होगा, चाहे पत्ती का कलर कैसा भी हो। तो ये बात तो सही है। और यहाँ पर सही कथन ही पूछ रहा था, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी सारे कथन यहाँ पर गलत हैं। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल, नहीं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बिना नहीं हो सकता, तो ये बात गलत हो गई। प्लांट विद ग्रीन लीव्स, जिनकी ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, जो हरी पत्तियों के पौधे होते हैं, केवल उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, केवल उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। हरी पत्तियों के पौधों में नहीं, हर तरह की पत्तियों के पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, अगर उनमें क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस है वो खाली पत्तियों में होता है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे आपका कैक्टस होता है, रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, वहाँ जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण है वो तने में होता है, स्टेम में होता है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीमा टेल हर फ्रेंड दैट लेडी फिंगर इज़ अ फ्रूट। रीमा दोस्त को बताती है भिंडी एक फल है। हर फ्रेंड सहाना डिसएग्री विद हर, जो उसकी दोस्त है सहाना वो उससे असहमत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, क्योंकि लेडी फिंगर है, उसमें भिंडी के अंदर बीज होते हैं और यही कारण है हम उसको फल के अंदर काउंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेडी फिंगर है सीड, दस इट इज़ अ फ्रूट। ये बात आपको अब याद रखनी है। ऐसी टमाटर हमारा फ्रूट के अंदर आता है, ऐसी बैंगन भी हमारा फ्रूट के अंदर आता है, इनके अंदर बीज होते हैं, और जिनके अंदर बीज होंगे वो आपके फ्रूट के अंदर आएंगे। भिंडी में बीज होते हैं, अतः यह एक फल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो वेजिटेबल होती है ना, वो आपकी किससे होंगी, लीफ से होंगी, रूट से होंगी, मतलब जो उनका जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वो लीफ से होगा, रूट से होगा। लेकिन जो फ्रूट्स वाली वेजिटेबल के अंदर आती है ना, वो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो फ्लावर से होगा या फ्रूट से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द इडेबल पार्ट ऑफ प्लांट इन कॉलम 1 विद दूज इन कॉलम 2। खंड 1 में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को हमें खंड 2 से मिलाना है। कॉलम ए में रूट दिया है, इन चारों में से हमें बताना है कौन सा जड़ है, किसकी जड़ को हम खाते हैं। तो वो गाजर होगा, कैरेट होगा, वो रूट के अंदर ही आता है, जड़ के अंदर ही आता है, तो फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा। ठीक है। स्टेम, किसके हम तने को खाते हैं, तो वो शुगर केन होगा, गन्ना होगा, गन्ना तने के अंदर ही आता है, उसी को हम खाते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सी। और थर्ड जो सीड, किसकी सीड को हम खाते हैं, किसके बीज को हम खाते हैं, मूंगफली होगा, ग्राउंड नट होगा, और फ्रूट तो आपका एप्पल हो जाएगा। फल के अंदर क्या आ जाएगा आपका सेब। तो ऐसा हमारा पहले ही ऑप्शन में है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। सेकंड का क्या हो जाएगा आपका सी, शुगर केन, गन्ना। तीसरे का क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड नट, मूंगफली। और चौथे का क्या हो जाएगा आपका बी, एप्पल। और फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में
काफ़ी बार आया और हमने इसको बहुत बार करा है, तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है ये मदद करता है। और ये कहाँ से निकलता है? हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, वहाँ से ये स्रावित होता है, वहाँ से ये सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस, जिसे हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं, उसके द्वारा मनुष्य में होता है? तो उसके समूह को हमें बताना है। और यहाँ पर बताना बहुत आसान होगा क्योंकि हमने काफ़ी बार इन चीज़ों को करा है। देखिए, मलेरिया के बारे में मैंने अभी बताया था, ये प्रोटोजोआ से होता है, तो ये तो यहाँ से बाहर हो गया, ये विषाणु वायरस से नहीं होगा। ऐसे ही जो आपका टाइफाइड होता है ना, ये बैक्टीरिया से होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये जीवाणु से होता है। तो बैक्टीरिया वाला टाइफाइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों ऑप्शन भी बाहर। मलेरिया वाला पहले ही ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि ये प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो मीजल्स होती हैं, जो खसरा होती हैं, और जो चिकन पॉक्स होती है, और जो हेपेटाइटिस ए बी हैं, ये सारे के सारे किससे होते हैं? ये आपके वायरस से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाते हैं? स्वपोषी कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसे एक शैवाल होता है, एल्गी होता है, वो भी अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषित होते हैं। तो यहाँ पर हमें स्वपोषित को ही बताना है, तो इसका मतलब प्लांट वाले ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने होंगे। देखिए, जो कॉस्कुटा है ना, अमर बेल है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये परजीवी होती है, पैरासाइट होती है, दूसरे पर डिपेंड होती है। तो कॉस्कुटा वाला ऑप्शन तो बाहर हो जाएगा। सेम ऐसे कॉस्कुटा यहाँ पर है, अमर बेल, तो ये भी यहाँ से बाहर हो गया। तो बी और डी बाहर हो गए। और देखिए, मशरूम और जो ईस्ट है ना, ये आपकी फंगाई हैं, तो ये भी दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी बाहर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्पिनिच, टमाटो, बनाना, तीनों के तीनों प्लांट हैं, पौधे हैं, और कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं, तो स्वपोषित हैं। और एल्गी जो होता है, इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाता है? तो याद रखिए, जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी अकरिंग इन वेरियस स्टेप विच आर? मानव पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो हैं इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। अरेंज दीज स्टेप इन सीक्वेंस एज दे अकर इनसाइड द बॉडी। सबसे पहले हम फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं, और उसे ही बोला जाता है इंजेशन, अंतग्रहण। और वहाँ से फूड पाइप के होते हुए भोजन, हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है? हमारे स्टमक में पहुँचता है, हमारे आमाशय में पहुँचता है, और वहाँ जाकर उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अंतग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दे रखा है। पहले डी आएगा और उसके बाद ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेप भी देख लेते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। जितने भी पोषक तत्व आपके भोजन के अंदर होते हैं वो सारे निकाले जाते हैं, तो वही आपका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। उसके बाद आपका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। जो पोषक तत्व भोजन से निकले हैं, अब उनको हमारी बॉडी तक पहुंचना है स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से। बाद में जितने भी अमीनो एसिड और जो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और भी जितने भी पोषक तत्व हैं, वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग पार्ट में जाते हैं। वही आपका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। और सबसे लास्ट में आपका इजेशन होता है, निष्कासन होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो पहले डी आएगा, अंतग्रहण, इंजेशन, फिर डाइजेशन आएगा, पाचन होगा, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, फिर वो हमारी बॉडी में जाते हैं, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो सबसे लास्ट में इजेशन हो जाता है, उसका निष्कासन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज? हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि जो हमारे अंदर का भार होता है, जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बाहर के दाब, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके
के बराबर होता है, जिसके कारण दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो जाते हैं और हम पिचकते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी शक्कर को आप ज़मीन पर गाड़ेंगे ना और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का अंदर प्रेशर होता है वो भी उतना ही होता है जितना बाहर का जो प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर जो आपके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों प्रेशर, दोनों दाब जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें कोई प्रेशर जो है वो दबा नहीं पाता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। हमारे शरीर के जो भीतर का दाब है ना वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। यही कारण है हम पिचकते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी या 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके बारे में डिटेल में हमने टॉपिक में भी पढ़ा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार करा है और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हम आसुत जल या आश्वित जल बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी मिनरल या सॉल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो साधारण वाटर होता है ना, टैप वाटर, याद रखिए, वो कंडक्टर होता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो आसुत जल है वो कंडक्टर नहीं होता। बाकी विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर तो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे कंडक्टर हैं सिर्फ डी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हमने पहले इसको नहीं किया है। मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप में अधिक सघन है, तो कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें डेंसर को समझना होगा। सघन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है। देखिए, जो एक जगह है, ठीक है, सपोज ये 5 मीटर की जगह है और यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं और सेम उसी 5 मीटर की जगह पर 10 लोग खड़े हों, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो नीचे वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी। घनत्व मतलब सेम जगह पर जितना ज़्यादा भार होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी कैसे लाइट पर प्रभाव डालती है ये हमें बताना है। देखिए, जब डेंसर ऑब्जेक्ट होगा जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ पर भार ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जब लाइट आती है तो वस्तु से टकराने के बाद या डेंसिटी जब ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो लाइट है वो स्कैटर करती है, इधर उधर जाने लगती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है। ये बात याद रखेंगे। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है, विपरीत काम करती है आपकी लाइट। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, घनत्व उसका कम होगा, वो कम सघन होगा, तो वहाँ पर जो लाइट है वो ज़्यादा अच्छे से जाएगी, बिल्कुल सीधी होकर जाएगी। तो यहाँ पर जो मीडियम ए है ना वो ज़्यादा डेंसर है, उसका जो सघन है वो ज़्यादा है किससे, मीडियम बी से। जब ये डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट जो है यहाँ पर स्कैटर हो जाएगी और वो सही से जा नहीं पाएगी, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मीडियम ए में। और मीडियम बी जो कि डेंसर नहीं है, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन मीडियम बी देन अ मीडियम ए। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में जो प्रकाश की गति होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि माध्यम बी डेंसर नहीं है, जबकि जो माध्यम ए है वो डेंसर है, जिसकी वजह से वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया है। अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज। पानी के बर्तन में लोहे का खंड डाला जाता है और वह तल में जाकर डूब जाता है, इसका कारण हमें बताना है। देखिए, सपोज ये पानी है और जब इस पानी में कोई ब्लॉक या कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो वो कुछ पानी को यहाँ से नीचे से हटाता है, और जितना ज़्यादा पानी वो हटाएगा नीचे से उतनी ही फोर्स कार्य करती है, और वही फोर्स होती है आपकी बुअंट फोर्स। और जब ये बुअंट फोर्स ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, उस ब्लॉक के वेट से, तो ये उसको रोक लेगी। लेकिन अगर ये बुअंट फोर्स कम होगी तो ये ब्लॉक को रोक नहीं पाएगी और ब्लॉक जो है वो डूब जाएगा। तो जितना ज़्यादा पानी ये हटाएगा कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, तो उतनी ही नीचे से बुअंट फोर्स कार्य करेगी, और जितना कम पानी हटेगा उतनी ही जो बुअंट फोर्स है वो कम हो जाएगी। और सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, जो ब्लॉक है उसने पानी को कम हटाया होगा, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स जो है वो उतना नहीं हो पाया होगा जितना कि जो वेट था
हमारे ब्लॉक का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, जो पानी हटाया, जो पानी विस्थापित किया किसने, ब्लॉक ने, वो कम है किससे, देन द वेट ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक का हमारा भार था, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वो ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए जो ब्लॉक है वो नीचे जाके डूब गया। बुआंट फोर्स इतना नहीं था कि वो ब्लॉक को रोक पाता, इसलिए ब्लॉक जो है वो नीचे तल में डूब गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब आवाज़ भारी होगी तो याद रखिए उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी और उसकी जो पिच है, जो तारत्व है, वो भी कम होगा। जब आवाज़ पतली होती है, श्रिल होती है, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और उसका तारत्व जो होता है, जो पिच होती है, वो भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गलत हमें बताना है। अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रिक्वेंसी, जी हाँ, ड्रम जो होता है उसकी आवाज़ भारी होती है तो वो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड, ये बात सही हो गई। एक ढोल जो है निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, बात बिल्कुल सही है। एक जो विसल होती है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि जो सीटी होती है उसकी आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है, पतली होती है, तो उसकी जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो उच्च होती है, जिसकी वजह से जो उसकी साउंड होती है वो कैसी होती है, हायर पिच पे होती है, उच्च तारत्व की ध्वनि जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है, ये बात भी सही है। जनरली द वॉइस ऑफ मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ वुमेन, ये बात गलत हो जाएगी। लड़कों की आवाज़ श्रिल नहीं होती, पतली नहीं होती, उनकी आवाज़ तो मोटी होती है, भारी होती है। जो पुरुषों की आवाज़ है महिलाओं की तुलना में तीक्ष्ण होती है, ये बात गलत है। जो स्त्रियां होती हैं, जो फीमेल होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनकी आवाज़ श्रिल होती है, ना कि मैन की, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा। अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, जी हाँ, उसकी आवाज़ पतली होती है जिसकी वजह से उसकी हाई पिच होती है, जबकि जो लॉयन होता है ना, मे का लो पिच रॉर, जी हाँ, चिड़िया जो होती है वो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है क्योंकि उसकी आवाज़ पतली होती है। शेर जो होता है वो निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है क्योंकि वो दहाड़ता है, आवाज़ भारी होती है। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, जब आवाज़ भारी होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, जिसकी वजह से पिच भी कम हो जाती है, और जब आवाज़ पतली होती है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और पिच भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया है। देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट आर, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। याद रखिए, पृथ्वी का पूछ सकते हैं, अर्थ का पूछ सकते हैं, तो वो वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब की ओर करती है। लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं, तो वो कौन से प्लैनेट हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वीनस और यूरेनस है, याद देखिए, शुक्र और यूरेनस दोनों के दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है वो हमारा यूरिन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस या प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर कर देंगे। बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम मैग्नेट को, जब हम चुंबक को हीट करते हैं या बीट करते हैं, उसका तापन करते हैं या उसको पीटते हैं, तो उस पर जो उसकी चुंबकीय विशेषताएं होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, बी एंड सी। बाकी 2 टुकड़ों में करने और सीलिंग करने से आपकी जो चुंबक की विशेषताएं होती हैं, चुंबकीय विशेषताएं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं, वो नष्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो ये थे हमारे कंटेंट के 20 क्वेश्चन या टॉपिक के 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 10 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से आते हैं, और उन 10 क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है सितंबर 2015 के पेडागोजी की स्पेशल सीरीज़ 11 में। मैंने एंड स्क्रीन पर भी लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड ज़रूर देखें और उनको समझें, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं पेडागोजी से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।